हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। आज हम एक विचित्र सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। पेशेंस बना के रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। शरीर द्रव्य और परिसंचरण। पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, सरप्राइज है आपके लिए। पहले वो सरप्राइज का धमाका करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होशियार, खुलने वाला है जंतर मंत्र का पिटारा। जानते हो क्या इसे आप? अब सारे ना अपनी आंखों के ढक्कन अच्छे तरह से खोल के देख लो, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? किसी का सोना बाबू दिखाई दे रहा है इसमें? तुम मेरे दिल में रहते हो, मैं तेरे दिल में रहता हूं, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, क्या मतलब वाली बात है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, दिल कभी नहीं टूटता। दिल बेचारा टूट गया तो हम तो मर जाएंगे। इसमें आपका सोना बाबू रहने आ गया ना, इसमें छेद हो जाएगा। छेद होते ही छुट्टी हो जाएगी, है ना? तो दिल में कोई नहीं रहता, दिल में रक्त को, हार्ट में रक्त को पंप किया जाता है, ऊतकों में, फेफड़ों में। दूसरी बात, आप बनाते हो दिल। ये मेरा दिल, ये मेरा दिल नहीं होता, ये आपका दिल। देख लो किस तरह से आपको ये ऐसा लग रहा है, नहीं होता। ठीक है, तो ये वहम निकालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बस आज हमें यही पढ़ना है। अगर इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो पहले रक्त परिसंचरण वाली अपनी 4 क्लासें हुई हैं, आप उनको देखोगे तो आपको और मजा आने वाला है। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण एवं अन्य पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पढ़ चुके हैं। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का लगातार निष्कासन आवश्यक है, ये भी हमने पढ़ दिया। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना भी आवश्यक है, बिल्कुल होना आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। सरल प्राणी स्पंज और सिलेंट्रेट अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से होता है। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। यह एक शरीर द्रव्य लसिका भी है, कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में हम रुधिर और लसिका के बारे में, संगठन के बारे में पढ़ेंगे और परिसंचरण के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं रक्त किसकी, रक्त की। रक्त को रुधिर भी बोला जाता है, ब्लड भी बोला जाता है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है, पूछ सकता है, लेकिन इस पर एक लाइन और लिख लो, ये है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या बोला जाता है? तरल संयोजी ऊतक। सिंगल लाइन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसमें द्रव्य, अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा व अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो रक्त में क्या पाई जाती हैं? अधात्री व प्लाज्मा पाई जाती है। प्लाज्मा को देख लेते हैं क्या है। प्रद्रव्य यानी कि रक्त में एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यानी कि रक्त में क्या होता है? हल्के पीले रंग का। सर हमने तो कभी देखा नहीं रक्त में हल्के पीले रंग का। जब आप रक्त को सेंट्रीफ्यूज करते हो तब रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा अलग अलग हो जाते हैं। जो रक्त के आयतन के 55% प्रतिशत होता है। कितने परसेंट होता है? 55%।
यानी कि अगर रक्त को मैं सेंट्रीफ्यूज करूं तो मुझे 55% तो मिलेगा प्लाज्मा, 55% तो मिलेगा प्लाज्मा और 45% मिलेगी मुझे रक्त कणिकाएं। क्या मिलेगी? रक्त कणिका। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। अब यानी कि इस 55% में को 55% में क्या होता है, 90 से 92% तो होता है ओनली जल और 6 से 8% होता है प्रोटीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन कौन कौन से याद रखना है, प्लाज्मा में या रक्त में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और एल्बुमिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन आपको ध्यान में रखने हैं। तो रक्त में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन है वो रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगाओ स्टार। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन शब्द को थोड़ा देखो तोड़ के, वैसे नहीं है, साइंस से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा तोड़ के देखो। फाइबर नोजन का मतलब बनाने वाला, फाइबर बनाने वाला। यानी कि जब हमारे चोट लगती है तो हमारे शरीर से क्या होता है, रक्त का स्त्राव होता है। उस स्त्राव को रोकने के लिए हमारे घाव पर इस प्रकार से जालनुमा संरचना बन जाती है, इस प्रकार से, जो रक्त के स्त्राव को रोक देती है। तो कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, लो भाई, ग्लोबुलिन ये करता है प्रतिरक्षा का काम, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद, रोगों से लड़ने में मदद करता है। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है, एल्बुमिन परासरणी संतुलन के लिए होता है। तीनों के काम आपको ध्यान लग गए। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन पाए जाते हैं। अब खनिज आयन कौन कौन से पाए जाते हैं देख लो भाई। एक तो सोडियम आयन पाया जाता है, कैल्शियम आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, HCO3 पाया जाता है, क्लोरीन आयन पाया जाता है। शरीर में संकरण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कब? जब शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तब रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाया जा सकता है, एमिनो अम्ल्स भी पाए जा सकते हैं और प्रोटीन लिपिड्स भी पाए जा सकते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा संकंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। नॉर्मल अवस्था में ये क्या रहते हैं? निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, यानी कि बिना थके हुए प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यानी कि बिना थक्का अगर स्कंदन कारकों को हटा दे इसमें से तो बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाएगा? आपका सीरम कहलाएगा। संगठित पदार्थ की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के संगठित पदार्थ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 ही होते हैं। तो आरबीसी के बारे में मैं अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, डब्ल्यूबीसी के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, प्लेटलेट्स के बारे में भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सर दोबारा पढ़ा दो, दोबारा पढ़ा देंगे। चलिए, आरबीसी रक्त कणिकाएं। आरबीसी की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लो मैं लिख देता हूं फटाफट आरबीसी के बारे में। खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवन काल 120 दिन। कब्रिस्तान प्लीहा। केंद्रक विहीन।
कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। बनती कहां पर है? अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीयावस्था में कहां बनती है? यकृत में। ये आरबीसी की 4-5 बातें एक्स्ट्रा में आप याद रख लें। इसको इरिथ्रोसाइट भी सॉरी, लारुदिर कणिका इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु ल्यूकोसाइट, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। किसको? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोला है, इरिथ्रोसाइट। दूसरा है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ होते हैं जिसमें रक्त में 45% भाग बनाते हैं, बता दिया पहले। अगला है चलिए इरिथ्रोसाइट क्या है। इरिथ्रोसाइट के बारे में देखो फटाफट। आरबीसी कणिका अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में सबसे अधिक होती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अपेक्षा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और इसी अधिक होने की वजह से ही जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। ब्लड का रंग क्या होता है? ब्लड का रंग इसी वजह से लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन होती है। रक्त में 5 से 5 मिलियन प्रति घन mm होती है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का अस्थि मज्जा में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों को आरबीसी कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता तथा इसकी आकृति उभयबल है, यानी कि इस प्रकार की इनकी आकृति होती है। इनका रंग एक लोहा युक्त लाल रंग एक लोहा युक्त जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लो भाई, ये आपके काम की बात है। आप ब्लड चेक करवाने जाते हो, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो कि मेरे में कितने ग्राम खून है, वो बोलता है 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है। तो वो आपके खून का वेट नहीं होता, आपके खून का वेट नहीं होता। तो क्या होता है? आपका 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। खून का वजन नहीं होता वो। 5-10 ग्राम तो उसने पहले ही निकाल लिया, जब उसने नीडल से आपका ब्लड बाहर निकाला चेक करने, वो तो उतना पहले निकाल लिया। मतलब क्या है कि आपका जो टोटल बॉडी में ब्लड है उसमें अगर 100 ml ब्लड की बात करें तो उसमें जितना हीमोग्लोबिन है वो आपको बताया जाता है। नॉर्मल 12 से 16 ग्राम होता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका है। आरबीसी कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तथा इसका विनाश प्लीहा या लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है, बता दिया, ठीक है। अगला है ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण यह रंगीन या श्वेत होती है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है, यानी कि इस औसतन ये 6000 से 8000 प्रति घन होती है। ये कम समय तक जीवित रहती हैं। बिल्कुल, इनको मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइट अथवा अकणक कोशिका एग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसियोनोफिल्स और बेसोफिल्स कणिकाओं के प्रकार, जबकि लिम्फोसाइट मोनोसाइट कणिकाओं के प्रकार है। यानी कि न्यूट्रोफिल, इसियोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके प्रकार हैं किसके? डब्ल्यूबीसी के। श्वेत रुधिर कणों में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होता है, बेसोफिल संख्या में सबसे कम। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक और बेसोफिल्स सबसे कम होता है। देख लो भाई, ये आपकी आरबीसी हो गई, साइड में रखो इसको। ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई, साइड में रखो इसको। ये है आपका इसियोनोफिल्स, ये बेसोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स, ये लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट। अगला है न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट 6 से 8 परिभक्षण कोशिका होती है। ये क्या होती है? भक्षण कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षक अंग जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्त्राव करते हैं तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। हिपेरिन क्या होता है? ये प्रतिस्कंदक कारक होता है। प्रतिस्कंदक कारक मतलब क्या है? आपने सोचा होगा कि शरीर जब खून से बाहर निकलता है, चोट लगने पर बाहर हमारे जब चोट लगती है, रक्त बाहर निकलता है तो वो जम जाता है। तो वो शरीर में क्यों नहीं जमता? वो शरीर में क्यों नहीं जमता? इसकी वजह से। हमारी बॉडी में तो रक्त लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जमना चाहिए, तो इसमें होता है हिपेरिन। इसकी वजह से ये हमारे शरीर में नहीं जमता है। इसियोनोफिल्स 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25 मुख्य 2 प्रकार के थे, बी व टी।
टी और बी दोनों प्रकार के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी, यानी कि डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये मेगाकार्योसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। मेगाकैरियोसाइट से बनती है। ये रक्त में इसकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है। इसके अंदर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण रक्त में जमाव में विकृति आती है। तो आरबीसी परिवहन का काम करती है, डब्ल्यूबीसी सुरक्षा का काम करती है और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। ये था अपना रुधिर अपने एक छोटी सी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। वैसे में आप इस क्लास को देखने से पहले पूरा अगर परिसंचरण आप देख के आओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कल या अगली क्लास में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।